नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी जो परीक्षा आ रही है उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हाँ, आशा हम ये भी कर रहे होंगे कि ये जो हम 2 क्लासें आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल लगा रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी हो रही होगी, क्योंकि इनसे आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो बच्चों, आज अपन अपनी जो प्रश्न पत्रों की जो श्रृंखला थी, अपनी जो कक्षा की श्रृंखला थी, उसमें से 1 से लेकर के 7 तक अपन पढ़ चुके हैं और आज 8वीं क्लास अपन पढ़ेंगे। और 8वीं क्लास में अपन कुछ निबंधात्मक प्रश्न तो कुछ छोटे प्रश्न लेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे एक बार और निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जो भी साथी नए आए हैं उन्होंने पुरानी क्लासें नहीं देखी होगी, क्योंकि इनमें सारे के सारे जो हर पेपर के अंदर 10 प्रश्न हैं और ये 10 प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं मेरे सभी साथियों से कहूँगा कि जैसे आप यहाँ कहते हो कि एक प्रश्न देखा, एक प्रश्न पढ़ा आपने और उसके बाद में फिर छोड़ दिए, फिर बाद में जा कर के थोड़ी देर बाद में क्लास के बाद में फिर आए, फिर आकर के एक प्रश्न देखा और फिर चले गए। नहीं मेरे साथियों, ऐसा देखोगे तो आपके वहाँ ज्ञान भी ऐसे आएगा, थोड़ा सा आया फिर और क्या था इसका आंसर, फिर गया, फिर देखो क्या था इसका आंसर, फिर गया, फिर इधर उधर मुँह ताकेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप ये जो मैं ज़्यादा प्रश्न पत्र नहीं दे रहा, कोई आपको 50, 60, 70, 80, 90 प्रश्न पत्र नहीं दे रहा, मात्र बच्चों ज़्यादा हम कोशिश करेंगे 15 गणित के और 15 जिनमें प्रश्न कितने हैं ये देखो आप, 10 प्रश्न, मात्र 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्नों के 15 पेपर ले रहे हैं अपन, यानी कि अब आप देख सकते हो केवल मात्र हम 150 प्रश्न दे रहे हैं। और हम अब आपकी किताब को अगर आप जोड़ोगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको इतने, अब भी आपके पास टाइम है क्योंकि आपके पास अभी 15 दिन है। अगर आप एक दिन एक क्लास को देखते हो तो भी 15 दिन में 15 क्लास आप देख सकते हो आराम से। और ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में एक ही क्लास देखो, अगर आपके पास टाइम है तो जैसे ये लाइव आ रही है वो तो बाद में ही आएगी, लेकिन जो ये 1 से 7 आ चुकी है इनको आप देख सकते हो। तो मैं आशा करूँगा आप पूरी क्लासें देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आप कहेंगे कि सर को शायद इससे यहाँ से पैसे मिल रहे होंगे सब्सक्राइब करने से, इसलिए सर बार बार कह रहे हैं। नहीं बच्चों, ये मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ। जब आप यहाँ सब्सक्राइब कर दोगे तो जब भी क्लास आएगी, नई क्लास आएगी, आपको सूचना मिल जाएगी। और सूचना मिल जाएगी तो आपकी क्लास छूटेगी नहीं, और छूटेगी नहीं तो आप पढ़ोगे। और जब आप ऑनलाइन उस समय कोई आपके और भी कोई प्रश्न होते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलो अब आज अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन, 8वां पेपर। और 8वें पेपर की अपन बात करेंगे और आपके सभी साथियों के पास भी इनको भेजो तो उनको भी लाभ मिले इनका। और क्योंकि अपन तो सभी चाहते हैं कि सभी बच्चों का कल्याण हो। किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? तो मेरे बच्चों, आप 2 उत्तर देके फटाफट लिखो यहाँ पर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। देखे कौन कौन लिखता है, मैं देख रहा हूँ, सबके आंसर देख रहा हूँ मैं, फटाफट से लिखो, शाबाश। लिखो। देखो अब मेरी सुनो, देख, एक ये है और एक ये है। देखो एक ये और एक ये, यहाँ पर राजा का शासन है जिसको अपन राजतंत्र बोलेंगे, यहाँ प्रजा का शासन है जिसको अपन प्रजातंत्र बोलेंगे, जिसको अपन दूसरी भाषा में लोकतंत्र भी कहते हैं बच्चों। अब मेरे को ये बताओ कि आप ज़्यादा सुरक्षित कहाँ रहोगे, राजातंत्र में या प्रजातंत्र में? या आपकी ज़्यादा गरिमा का मतलब आपकी ज़्यादा इज्जत कहाँ होगी, आपकी ज़्यादा जो सुरक्षा है वो कहाँ होगी, एक राजा की में और एक प्रजा की में? तो बच्चों, राजा के तंत्र में तो अपन राजा के अधीन रहेंगे, तो अपनी क्या इज्जत रहेगी, क्योंकि जैसा राजा कहेगा वैसा ही, और राजा ने कुछ भी कर दिया वो अपन को सहन करना पड़ेगा क्योंकि राजा का तंत्र है। लेकिन यहाँ तो बच्चों तंत्र ही प्रजा का है, इसलिए प्रजा जैसा चाहेगी वैसा होगा। हाँ, प्रजा चाहे नहीं तब अलग बात है, प्रजा बिल्कुल शून्य पड़ी हो तब तो कुछ नहीं हो, लेकिन अगर प्रजा जागरूक है तो प्रजा जैसा चाहेगी वैसा होगा।
तो अब आप बताओ मेरे को कि यहाँ सुरक्षित है कि यहाँ सुरक्षित है, व्यक्ति की गर्म कहाँ सुरक्षित है बच्चों? यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ शासन ही खुद प्रजा का है, इसलिए प्रजा की क्या है, सुरक्षा, गरिमा को यहाँ ज़्यादा सुरक्षा है। इसलिए आंसर नंबर 1 में लिखेंगे अपन प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में। आंसर नंबर 2 देखें। आंसर 2, प्रति व्यक्ति आय का क्या तात्पर्य है? फटाफट से आंसर 2 देखें। प्रति व्यक्ति आय, इसका एक छोटा सा सूत्र भी है प्रति व्यक्ति आय का, वो भी लिख दो फटाफट जल्दी से। सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपकी तो परीक्षा आ रही है, तो आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके तो ये माइंड में बिल्कुल फटाफट होने चाहिए, क्योंकि इतने से और इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, आपको पता है। तो देखिए आंसर दो फटाफट। चलो देखो क्या करा है, प्रति व्यक्ति, यानी कि प्रति का मतलब प्रत्येक, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की आय। जैसे आपका घर है, उदाहरण देना, आपका घर है, आपके घर में 10 जने हैं। कितने जने हैं बच्चों? 10। अब 10 जने हैं, वो सब कुछ ना कुछ कमा कर लाते हैं। पता नहीं है आपको, कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है। लेकिन अब अपन कहें कि बताओ इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने कितना कमाया होगा, इनके सबका योग तो आपके पास है कि ये जब सारे के सारे मिलाकर लगभग 10 है, तो ये आपके 10,000 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन कौन कितना कमा रहा है ये हमको पता नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, इनका औसत निकालेंगे। भाई कोई 2,000, कोई 200 रुपये कम कमा रहा है, कोई 200 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, तो फिर अपन क्या करेंगे, इनका औसत निकालेंगे। और औसत के लिए क्या करेंगे, जो ये 10 थे, इनके अंदर कितनी कमाई हुई, इनका भाग उसमें देंगे। तो जैसे 1000 में देंगे तो सॉरी 10,000 में देंगे तो कितनी 1000 आ जाएगी। तो बस यही यहाँ समझ लो आप क्या, कि जो अपने देश की राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय में, किसमें बच्चों, राष्ट्रीय आय में। और ये राष्ट्रीय आय क्या है ये अपन पढ़ चुके हैं पहले वाले पेपरों में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले वाले पूरे प्रश्न पत्रों को आप अवश्य पढ़े, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा में लाभ मिलने वाला है। राष्ट्रीय आय में जब अपन किसका भाग देंगे, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का भाग देंगे, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो आपके पास जो आने वाली है वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, या जिसको अपन थोड़ा सा आपको घुमा दे तो इसको अपन औसत आय भी बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी घुमा दे थोड़ा सा, वो अपन प्रति व्यक्ति आय याद करते रहे, वहाँ कह दिया कि औसत आय, तो वो यही है। तो अब क्या आंसर लिखेंगे इसमें कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय या औसत
आय कहलाती है। सूत्र आपके सामने है ही। क्या आप चाहो तो यहाँ लिख लो इसको, सूत्र को यहाँ आप चाहो तो लिख लो। सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। बस जो आएगा वो कौन आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। आंसर नंबर 3 है बच्चों, निवेश क्या है? निवेश क्या है? तो आप बताओ देखिए क्या है निवेश? दो देखे आंसर, निवेश क्या है? निवेश क्या है? लिखो लिखो, देखो निवेश क्या है? निवेश क्या है? इसको आप छोटे से 2-3 शब्दों में भी लिख सकते हो, निवेश क्या है। लिखो देखिए फटाफट। देखो निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। बच्चों निवेश क्या है कि जो अपन कमाते हैं, जैसे थोड़ा सा उदाहरण से यहाँ समझो फिर आपके वो आ जाएगा। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। ये है बिल्कुल गरीब है, ये मध्यम वर्ग का है और ये अमीर है। गरीब होगा बेचारा, उसके पास तो खुद खाने के लिए पहले से लाले पड़ रहे हैं, तो वो तो निवेश कहाँ से करेगा। लेकिन ये क्या करा है कि निवेश आय का भाग है, लेकिन कुछ मध्यम वर्ग वाले जो है वो ज़्यादा या फिर ज़्यादा अमीर लोग निवेश करते हैं। तो वो कौन सा भाग होता है कि जैसे मान लो मेरे 1000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा 500 रुपये हो रहा है। कितने बच गए बच्चों? 500 बच गए। इन 500 को मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास ही रख के रखूँगा तो ये 500 के 500 ही रहने वाले हैं। लेकिन मैं इनको क्या करूँगा कि जैसे कोई कंपनी है, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो मुझे वादा कर रही है कि तू मुझे 500 रुपये देगा, मैं इसको हर महीने के आपको 200 रुपये और दूंगा। तो बताओ ये खुद के पास पड़े थे तब तो 500 ही थे, लेकिन उसको इसने वहाँ पर इसको निवेश कर दिया, उस कंपनी में इसने वो 500 रुपये लगा दिए। तो अब वो इसको क्या कर रहा है, 500 रुपये वो 200 रुपये महीने के दे रहा है। तो वही तो कहा यहाँ पर क्या है कि निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी का निर्माण करने के लिए खर्च किया जाता है। वास्तविक पूंजी, क्योंकि यहाँ तो ये जो 1000 रुपये थे इनमें से 500 तो अपने वास्तविक थोड़ी, ये तो खर्च हो गई। वास्तविक तो क्या है, 500 रुपये बच्चे जो है, और उनको क्या करते हैं अपन कहीं पर लगाते हैं तो वो अपने पास से बढ़ते रहते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि आजकल आपने देखे होंगे कई एफडियाँ करवाते हैं, कई बीमा कराते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जो अपन इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, ये भी तो एक तरीके से निवेश ही है।
और कभी जैसे मान लो कोई अपन, एक मान लो मैं ही हूँ, मेरे पास पैसे बच रहे हैं, एक मैंने उसको लेकर या एक ज़मीन का टुकड़ा लेकर के पटक दिया कहीं पर, एक प्लाट लेके पटक दिया, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे वो समय निकलता जा रहा है वही बढ़ता जा रहा है। तो मैं अगर कुछ नहीं करता, वो 500 रुपये मेरे पास रखता, तो क्या वो बढ़ते क्या? नहीं। लेकिन मैंने उनको क्या कर दिया? निवेश कर दिया। तो बस यही है परिभाषा बच्चों कि निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी का निर्माण करने के लिए खर्च किया जाता है। यानी कि ये जो 1000 में से जो 500 थी वो वास्तविक पूंजी थोड़ी है। 1000 के 1000 बच गए क्या? खाओगे क्या? अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है? बताओ। देखिए, सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है? जल्दी बताओ, बताओ देखिए जल्दी। सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है? बताओ देखिए जल्दी बताओ। आंसर नंबर 4। देखो ध्यान दो, प्राकृतिक संसाधनों, किनको बच्चों? प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कह रहा है बच्चों? प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि उनको रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए, नुकसान पहुंचाए बिना, या फिर आप लिख सकते हो सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास करना। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन अपने वो भी बचे रहे और अपन आर्थिक विकास भी करे, उस विकास को क्या कहेंगे अपन? सतत पोषणीय विकास। तो बच्चों क्या परिभाषा है? यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना, या फिर आप यहाँ एक शब्द और लिख सकते हो, सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास करना ही क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। आंसर नंबर 5, 2 देखे आंसर। राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? ये प्रश्न आ चुका पहले, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा था, अब इसको थोड़ा सा और घुमा के पूछ लिया। आंसर वही है। देखो, इसलिए मैंने कहा था ना आपसे कि प्रश्न वही रहते हैं, और मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ का साथ कि कौन सा प्रश्न मैंने कहा था प्रति व्यक्ति आय या आपको औसत आय की तरह भी पूछ सकता है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया विनियोग क्या है, तो विनियोग की क्या है? निवेश है। बताओ देखे। देखो क्या कह रहा है? राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क, वही पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, तो खडिन, जोहड़, टांकों आदि के माध्यम से किया जाता है। आगे तो वही लिख लोगे आप, खडिन, जोहड़, टांके, इनके माध्यम से वो क्या करते हैं? जो बरसात का जल है उसको संग्रहण करते हैं। खडिन,
जोहड़ आप जानते ही हो, अगर अपन शेखावाटी में जाएंगे तो उधर आपको जोहड़ खूब मिलेंगे। टाँके यानी कि बहुत बड़े बड़े पानी के टाँके बनाए जाते हैं, जो वर्षा का जल आता है तो उसके अंदर उसको भर लिया जाता है, तो वहाँ से उसको क्या होता है, भूमिगत जल की जो है वो भी वृद्धि होती है और पानी भी रुकता है। ऐसे खडिन है जो आपके उधर जैसलमेर की तरफ मिलेगी आपको, पालीवाल ब्राह्मण जो है वो इनकी क्या नाम है, जो खडिन को बनाते हैं। आगे आंसर नंबर 6, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोगैस और छत वर्षा जल संग्रहण, ये दोनों आप वैसे बना सकते हो क्योंकि ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। बायोगैस, बायोगैस सब जानते होंगे, जिनको अगर अपनी भाषा में देखें गोबर गैस बोलते हैं इनको। वो गोबर गैस ही क्या है, उसी का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों, बायोगैस है। तो अपन गोबर गैस बायोगैस के बारे में देखते हैं। टिप्पणियाँ लिखनी है तो पहला अपना रहेगा बायोगैस। तो इसका लिखेंगे अपन जीवाश्म, ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे बायोगैस ये है ऊर्जा का ही एक स्रोत है जो, किसका स्रोत है बच्चों, ऊर्जा का ही एक स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन या मृत जैव पदार्थों से बनती है। किन से बनती है बच्चों, यह ऊर्जा का ही एक स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन या मृत जैव पदार्थों से बनती है। यानी कि कहने का मतलब किन से बनती है, जैसे एक तो अपने इनके गाय भैंस का इनका जो मलमूत्र होता है यानी कि जो गोबर ये होता है उनसे, या फिर जो आपको देखा होगा, ये आपने कभी गाँव के होंगे तो बच्चे उनको पता होगा, जो सरसों बोते हैं अपन, उनकी जो तूड़ी होती है जिनको अपन कांट बोलते हैं, वो उनको ले जाते हैं भर भर के, तो उनको वही वाली है ये, और उनके साथ उनको मिला करके क्या बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है। ऐसे ही जैसे ये पेड़ों के पत्ते होते हैं, इन सबको गला करके उसकी तरह सड़ी गली वो बना लेते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों इनके दो काम हैं। ये बायोगैस एक तो ये, इसका सीधी सी परिभाषा तो आपको मिली गई कि ऊर्जा का एक स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन या मृत जैव पदार्थों से बनती है, और इसके उपयोग है बच्चों कि यह गैस बनाने के बाद भी इसके अंदर जो इसका क्या नाम है, जो वो पदार्थ निकलता है वो खाद के रूप में भी काम में आता है बाद में, जिनको अपन जैविक खाद बोलते हैं। तो यानी कि एक नवीकरणीय क्या है, ये प्रोजेक्ट है, एक स्रोत है ऊर्जा का, नवीकरणीय एक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये तो है किसकी टिप्पणी, बायोगैस की। अपन इसके बारे में और लिख सकते हैं अभी, जैसे कि बायोगैस के बारे में अब इसका लाभ भी लिख सकते हैं अपन, ये तो इसकी परिभाषा थी, इसके लाभ भी लिख सकते हैं अपन। और इसके क्या लाभ है, यह है पर्यावरण के लिए संतुलित है, कम प्रदूषण वाली है, प्रदूषण तो सारी कैसे करती है, लेकिन ये कैसी प्रदूषण वाली है, कम प्रदूषण वाली है। और भी इसके अब लाभ लिख सकते हैं।
इससे जो निकला हुआ जो पदार्थ है, इसको मतलब गैस बनाने के अंदर जो पदार्थ काम में आता है, और बाद में जो वो पदार्थ है वो किसके रूप में, जैविक खाद के रूप में काम में आता है। जैविक खाद के रूप में प्रयोग। ये तो कौन सी थी, बायोगैस, छत वर्षा जल संग्रहण। दूसरा छत वर्षा जल संग्रहण, तो बच्चों वो तो खुद ही कराया आपको उत्तर ही। छत वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो अपन उसको कह सकते हैं, जैसे मान लो बच्चों बरसात आ रही है, आपका ये मकान है इतना बड़ा, अपनी इधर तो ज़्यादा पानी की समस्या नहीं है तो अपन इतना नहीं करते, लेकिन ये जो छत वर्षा जल संग्रहण है ये ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में खाली जगह तो होती नहीं है, छतें होती है बड़ी बड़ी। उन छतों में क्या किया जाता है, ऊपर या तो बड़ी बड़ी उसके अंदर टंकियां बना दी जाती है, या फिर क्या किया जाता है, नीचे की साइड एक बड़ा टैंक बना दिया जाता है। आपको पता है अपने घरों के अंदर बड़े बड़े नीचे टैंकर जिनमें से अपन पानी डलवाते हैं, तो क्या किया जाता है कि ऊपर जो छत पे चारों तरफ से पानी डलता है उसका एक पाइप जाता है, और नीचे जो बड़ा सारा टैंक बनाया हुआ है ऊपर उसमें एक जाली लगा दी जाती है बढ़िया, जिससे पानी छन करके पूरा कहाँ भर जाता है, टैंकर में भर जाता है। जब बरसात के दिन चले जाते हैं उसके बाद में उस टैंकर का पानी काम में आ जाता है, और छत के ऊपर भी जो बड़ी बड़ी टंकियां बनाई थी अपन ने वो भी भर जाती है। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, छत पर वर्षा जल संग्रहण। तो इसके बारे में भी आप टिप्पणी लिख सकते हो। छतों पर वर्षा का जल संग्रहित करना ही छत वर्षा जल संग्रहण है। इसके मैंने और बता दिया आपको कि छतों के पानी को साफ करके घरों में बड़े टैंक बनाकर उनमें पानी का संग्रहण करना। ये क्या है, छत वर्षा जल संग्रहण। अब पढ़ेंगे अपन प्रश्न नंबर 7। तो एक बार इनका अपन रिवीजन करते हैं। किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है, तो बच्चों वो है प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या भाग देने पर जो आय आती है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, और उसका सूत्र है प्रति राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। निवेश क्या है, तो निवेश है कि आय का वो भाग जो अपन कमाते हैं उन पैसों का वो भाग जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। वास्तविक पूंजी यानी कि अपन 1000 रुपये कमा रहे हैं उसमें से 500 तो खर्च हो गए, तो क्या वो अपने पास वास्तविक पूंजी है क्या, अपने पास रुपए हैं क्या, वो तो थे खर्च हो गए। लेकिन जो वो 500 रुपये अलग से बचा के अपन ने जो कहीं पर लगाए हैं वो अपनी वास्तविक पूंजी के लिए खर्च किए गए थे, और वही निवेश है, वही अपने पास बचे हुए हैं। सतत पोषणीय विकास से आपका क्या मतलब है, तो प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना या फिर उनको सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास करना ही क्या कहलाता है,
पोषण विकास कहलाता है। राजस्थान में अर्ध शुष्क व वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है? तो खड़िन, जोहड़, टाँकों आदि के माध्यम से किया जा सकता है। टिप्पणियाँ लिखिए। बायोगैस, तो बायोगैस क्या है बच्चों? ये ऊर्जा का एक स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन या मृत जैव पदार्थों से बनती है। लाभ क्या है? ये पर्यावरण के लिए संतुलित है, कम प्रदूषण वाली है और जैविक खाद के रूप में भी प्रयुक्त हो जाती है। यानी कि इसका जो अवशेष निकलता है वो खाद के लिए काम में आ जाता है। छतों पर अगला प्रश्न है, छत वर्षा जल छत संग्रहण। तो छतों पर वर्षा का पानी संग्रहित करना ही जो वर्षा जल छत संग्रहण कहलाता है। और छतों का पानी को क्या साफ करने के घरों में बड़े बड़े टैंक बनाकर उनमें संग्रहण करना ही क्या कहलाता है? छत वर्षा जल संग्रहण। अब अपन अगला प्रश्न पढ़ेंगे।